ओके, गुड इवनिंग टू एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज सब लोग प्रेजेंट हो जाएं। हबीबा सिर्फ नजर आ रही है मुझे, और कोई भी नहीं है। हबीबा सबको मैसेज करें कि ऑनलाइन हो क्या, उन लोगों का लेक्चर लेने का कोई प्लान नहीं है, एब्सेंट मार्क होगी उनकी। सबको मैसेज करें। और आवाज आ रही है मेरी आपको? आवाज आ रही है सबको? सहर आपको आवाज आ रही है? हबीबा आवाज आ रही है आपको? ओके, थैंक यू। सबको बोलें कि वो ऑनलाइन हो जाए, लेक्चर का टाइम है। ओके, टुडेज टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन जो हमारा। हेलो। वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। इफ्रा, देखो क्लास में कितने, आप लोगों की रिसर्च की क्लास है और कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है? जी मैम, ओके। सबको बोलो बच्चे कि ऑनलाइन हो जाए प्लीज। जी मैम। ओके। अच्छा, हम बात कर रहे थे, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज। ठीक है। गुड इवनिंग टू एवरीवन प्लीज। सब लोग आ जाए जल्दी से। ओके, आउटलाइन जो है वो मैं थोड़ी सी आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। वो कह रहा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टडीज। ठीक है, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, स्टडी डिजाइन पढ़ेंगे, एनालिसिस पढ़ेंगे, चॉइस ऑफ स्टडी डिजाइन पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। ये एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज को कितनी किस्म की क्लासिफिकेशन में जो है ना वो डिवाइड किया गया है। वो कहता है वेरियस वे है बट टू मेजर क्लासेस। सही है, बहुत से वेज हैं लेकिन दो मेजर क्लासेस जो उसने बताई हैं वो नॉन इंटरवेंशनल है और इंटरवेंशनल है। ठीक है। नॉन इंटरवेंशनल और इंटरवेंशनल में डिफरेंस जो है वो आपको बहुत ही क्लियरली पता चलेगा जब आप इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। रिसर्चर डू नॉट मैनिपुलेट सिचुएशन या ऑब्जेक्ट्स। ये क्या है? थैंक यू सो मच हबीबा। कि इसमें आपने मैनिपुलेशन क्या होती है? मैनिपुलेशन कहते हैं दोहरा रवैया, दोहराइयत रखना। सही है। इसमें रिसर्चर बिल्कुल भी सिचुएशन को या ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट नहीं कर सकता। ठीक है, ये नॉन इंटरवेंशनल है। यानी कि इंटरवेंशन से मुराद ये होती है, इंटरवेंशन कुछ भी हो सकती है। वो आपकी साइकोथेरेपी भी हो सकती है, वो आपकी कोई भी मेडिकल थेरेपी भी हो सकती है, वो कोई भी दवाई हो सकती है, कोई भी मसाज हो सकता है, कोई भी आपकी काउंसलिंग हो सकती है। इंटरवेंशन से मुराद आप कह लें थेरेपी, यानी नॉन थेराप्यूटिकल स्टडीज। सही है, जिसमें आपने किसी भी किस्म की कोई थेरेपी नहीं देनी। थेरेपी यही नहीं है कि हीट एंड कोल्ड मसाज है। थेरेपी कोई भी हो सकता है, कोई मेडिसिन भी हो सकती है, कोई प्रोसीजर भी हो सकता है, कोई काउंसलिंग टेक्निक भी हो सकती है। सही है। तो ये उस किस्म की रिसर्च का डिजाइन होता है कि जिसमें रिसर्चर जो कि ये परफॉर्म कर रहा होता है उसके हाथ में सिचुएशन नहीं होती कि वो चीजों को अपने मुताबिक सेट कर सके या अपने मुताबिक उनके अंदर किसी भी किस्म की कोई मैनिपुलेशन कर सके। मैनिपुलेशन से क्या मुराद है? मैंने आपको पहले भी बताया, चेंज, दोहराइयत। सही है, चेंज कर सके उसको अपने हिसाब से। जस्ट डिस्क्राइब्स और एनालाइज द सिचुएशन या ऑब्जेक्ट। सिर्फ और सिर्फ उसके हाथ में सिर्फ इतनी सी बात होती है कि वो गिवन सिचुएशन को अच्छे से एनालिसिस कर सकता है, उसका जो मौजूद है चीज उसके पास, उसको बयान कर सकता है उस चीज के बारे में या उस सिचुएशन के बारे में, एंड जस्ट दैट्स इट। और अपने हिसाब से वो इसके अंदर कोई चेंज नहीं लेके आ सकता। अब इंटरवेंशनल स्टडीज क्या होती हैं? इंटरवेंशनल स्टडीज ऐसी स्टडीज यानी कि थेराप्यूटिक स्टडीज। ठीक है, जिसमें रिसर्चर के हाथ में होता है कि वो अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर ले। मिसाल के तौर पे अगर डोज ज्यादा देनी है तो वो दे सकता है, उसके हाथ में है। ठीक है, अगर उसने किसी को निकालना है, किसी को ऐड करना है तो वो कर सकता है। किसी किस्म की काउंसलिंग उसने खुद से ऐड करनी है तो वो कर सकता है। ठीक है, हीट एंड कोल्ड मसाज में कोई नई चीज अगर वो ऐड करना चाहता है तो वो कर सकता है। सही है। रिसर्चर मैनिपुलेट सिचुएशन या ऑब्जेक्ट्स देन डिस्क्राइब और एनालाइज द आउटकम। अगर रिसर्चर को ये लग रहा है कि जो गिवन सिचुएशन या गिवन ऑब्जेक्ट है वो उसके मुताबिक नहीं है, तो वो क्या करेगा? उन गिवन ऑब्जेक्ट्स या गिवन सिचुएशंस को अपने मुताबिक पहले सेट करेगा। सेट करने के बाद उनका एनालिसिस करेगा और फिर आउटकम जनरेट करेगा। लेकिन फर्स्ट कंडीशन में नॉन इंटरवेंशनल स्टडीज में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता था। उसमें डायरेक्टली वो जो कुछ था उसके हाथ में नहीं था। सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन या ऑब्जेक्ट सामने आया, उसने उसका एनालिसिस किया और आउटकम जनरेट किया एंड आगे पास आउट कर दिया, एंड दैट्स इट।
ये थी नॉन इंटरवेंशनल। और ये क्या है कि इसमें वो मैनिपुलेट भी कर सकता है चीजों को या सिचुएशन को, फिर उसका एनालिसिस कर सकता है, फिर आउटकम बना सकता है। ओके, स्टडी डिजाइन एंड एनालिसिस। नॉन इंटरवेंशनल स्टडीज, अब हम इसको देखते हैं कौन कौन सी हैं टाइप्स इसकी। एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल। ये नॉन इंटरवेंशनल स्टडीज है, यानी कि जिसमें रिसर्चर के हाथ में चीजें नहीं होती। रिसर्चर ने इसका काम सिर्फ है कि एज इट इज जो चीज मौजूद है, एज इट इज जो चीज मौजूद है सिर्फ और सिर्फ उसको एनालाइज करना और आउटकम जनरेट करना। लेकिन नॉन इंटरवेंशनल में क्या है, वालेकुम सिद्रा, नॉन इंटरवेंशनल में क्या है कि नॉन इंटरवेंशनल की मैं बात कर रही हूँ, इंटरवेंशनल में तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। इसकी फर्दर टाइप्स एक्सप्लोरेटरी है, डिस्क्रिप्टिव है और एनालिटिकल है। एक्सप्लोरेटरी वैसे कि अगर आप नाम से ही देखें कि एक्सप्लोरेटरी मतलब एक्सप्लेनेशन, जवाब देना, ठीक है, जवाब दे होना किसी भी चीज का। आपकी अक्सर शो काज निकल आता है, आप जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनको अक्सर पता होगा, तो उसमें क्या होता है, एक्सप्लेनेशन देनी होती है, जाके एक्सप्लेनेशन लेटर निकाल देते हैं वो, ठीक है। तो एक्सप्लोरेटरी नाम से जाहिर है एक्सप्लेनेशन स्टडीज, सही है। स्मॉल स्केल स्टडीज होती हैं, गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट अनफेमिलियर फिनोमेना, ठीक है, यानी कि ऐसा फिनोमेना जिसके बारे में पहले कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, हमने उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, इकट्ठी करनी है। रिजल्ट गिव्स इनसाइट टू ए प्रॉब्लम बिफोर ए लार्ज स्केल स्टडीज डिजाइन, ठीक है। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि पायलट स्टडी जस्ट लाइक है, कि आप पहले छोटे ऊपर स्मॉल स्केल पे स्टडी को कंडक्ट कराते हैं, फिर इससे जो रिजल्ट्स आते हैं फिर आप लार्ज स्केल स्टडी जो करते हैं उसके ऊपर आप इसको क्या कर लेते हैं, उसके ऊपर आप इसको जनरलाइज कर लेते हैं। ये स्मॉल स्केल स्टडीज होती हैं, एक्सप्लोरेटरी स्टडीज। आगे आपके पास इंटरवेंशनल की दूसरी टाइप जो है वो क्या है, नॉन डिस्क्रिप्टिव स्टडीज। ओनली डिस्क्राइब फिनोमिना, फॉर एग्जाम्पल पर्सन, प्लेस एंड टाइम। अब इसमें भी आप देखें कि सिर्फ नाम से जाहिर है डिस्क्रिप्टिव, यानी डिस्क्रिप्शन, बयान करना। इसमें सिर्फ और सिर्फ डिस्क्राइब होता है क्या चीज, फिनोमिना। फॉर एग्जाम्पल वो पर्सन भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है, टाइम भी हो सकती है। उसके बाद नंबर सेकंड, नो एनालिसिस ऑफ डिटर्मिनेंट्स या एसोसिएशन। एनालिसिस नहीं किया जाता इसमें। डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, डिटर्मिनेंट्स होते हैं कि पैरामीटर्स, इन अदर सेंस पैरामीटर्स, इकाइयां जिसके ऊपर हमने किसी भी चीज को मैयर करना है, उसको डिटर्मिनेंट्स कहते हैं, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड एसोसिएशन, यानी कि किसी एक वेरिएबल की किसी दूसरे वेरिएबल के साथ कोई लिंकेज तो नहीं है, कोई एसोसिएशन तो नहीं है, तो इसमें इस किस्म की कोई स्टडी नहीं होती। ना एनालिसिस होता है डिटर्मिनेंट्स का और ना ही हम एसोसिएशन चेक करते हैं, हम सिंपल जो है वो डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक एग्जांपल आ गई किसकी, नॉन एक्सप्लोरेटरी स्टडीज की। और इसमें उसने बात की है फॉर एग्जांपल क्रॉस सेक्शनल डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, यानी कि हमने क्रॉस सेक्शन ऊपर से लिया, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, और डिस्क्रिप्टिव है, जस्ट हमने उस फिनोमेना को डिस्क्राइब कर दिया क्रॉस सेक्शन लेके। ओके, क्रॉस सेक्शनल डिस्क्रिप्टिव स्टडीज की बात करते हैं। एम्स एट जस्ट डिस्क्राइबिंग फिनोमेना, सिर्फ आपने उसको डिफाइन करना है, डिस्क्राइब करना है, दैट्स इट। डन एट वन पॉइंट इन अ टाइम, हेंस क्रॉस सेक्शनल। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था क्रॉस सेक्शन स्टडीज में क्या होता था कि वंस ओनली होता था, एक दफा में जो हो गया सो हो गया, ठीक है। तो डन एट वन पॉइंट इन अ टाइम, फॉर एग्जाम्पल प्रेवलेंस स्टडी एंड कैब स्टडीज। प्रेवलेंस स्टडीज क्या, प्रेवलेंस क्या होती है, प्रेवलेंस वो फिनोमेना होता है एपिडेमियोलॉजी का जिसमें हम ओल्ड और न्यू थिंग्स दोनों को स्टडी करते हैं, वो प्रेवलेंस कहलाती है, ठीक है। जिसमें हम क्या करते हैं, डिजीज का रेट, कितने नए पेशेंट आ रहे हैं और कितने पुराने पेशेंट ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है, यानी ओल्ड प्लस न्यू केसेस इज कॉल्ड प्रेवलेंस, ठीक है। और कैब स्टडी क्या होती है, इसमें नॉलेज, एटीट्यूड, प्रैक्टिस एंड बिहेवियर, ठीक है। ये स्टडी का उसने निमोनिक बताया हुआ है, कैब स्टडीज को बोला जाता है। ये भी कुछ लेवल्स के ऊपर की जाती हैं जिसमें आप नॉलेज, एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस, बिहेवियर को स्टडी करते हैं। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट फीडिंग आजकल जो है वो एक कह लें कि लो ट्रेंड फैशन है। फीमेल्स कहती हैं कि हमने ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवानी, सही है, लेकिन कुछ ऐसे इलाके भी हैं हमारे एशिया के अंदर या हमारे पाकिस्तान के अंदर या हमारे लाहौर के अंदर कि जहाँ पे कल्चरल जो है उसका पार्ट है कि ब्रेस्ट फीडिंग अगर मदर करवाती है बेबी को तो वो क्या है, वो बच्चे के लिए ज्यादा आप कह सकते हैं कि अच्छा है,
तो ये कैप स्टडी के अंदर आ जाता है। सही है, इसे आप बोलते हैं नॉलेज, एटीट्यूड, प्रैक्टिस एंड बिहेवियर स्टडीज। आगे आगे एनालिटिकल स्टडीज। एनालिटिकल स्टडीज में वो कहते हैं डिस्क्राइब फिनोमिना एंड एनालाइज रिलेशनशिप बिटवीन फिनोमिना एंड अदर वेरिएबल्स। अगर किसी भी टर्म को आपको समझ, आपने उसके नाम से ही जज कर लेना है कि ये स्टडी क्या कहती है। अब एनालिटिकल स्टडीज, एनालिटिकल नाम से ही जाहिर है कि जिसमें दो चीजों का एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, फिनोमिना को डिस्क्राइब करके उसका एनालिसिस किया जाता है। अब एनालिसिस किसका होगा? उस फिनोमिना का जिसका होगा जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, या दो वेरिएबल्स के दरमियान में जो एसोसिएशन डेवलप जो होंगी, डिटर्मिनेंट्स होंगे, उसको हम उसका एनालिसिस करेंगे। अब एग्जांपल्स में आ जाता है आपके पास क्रॉस सेक्शनल कंपैरेटिव, कोहॉर्ट स्टडी एंड केस कंट्रोल स्टडी। ये सारी की सारी एग्जांपल एनालिटिकल स्टडी की है। क्रॉस सेक्शनल कंपैरेटिव स्टडी अब देखें क्या है। एम एट डिस्क्राइबिंग फिनोमिना एंड कंपेयर ग्रुप्स और डिटरमिनेंट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द फिनोमिना। अब फिर नाम से जाहिर है क्रॉस सेक्शनल कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव से मुराद क्या है कि दो चीजों का कहीं ना कहीं पे कंपैरिजन करना है क्रॉस सेक्शन लेके। ठीक है, तो इसका एम क्या होता है कि वो जो पर्टिकुलर फिनोमिना है उसको आपने क्या किया है, उसको डिवाइड कर दिया टू ग्रुप्स के अंदर। ठीक है, आपने उसके फैक्टर डिटरमिन किए और उस फिनोमिना को आपने कंपेयर कर लिया उसके एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से इन ए क्रॉस सेक्शन। ठीक है, उसके बाद डन एट वन पॉइंट इन ए टाइम। सही है, आपने क्या कर दिया कि उसको आपने करनी वन पॉइंट के अंदर है। मेजरमेंट ऑफ एक्सपोजर एंड इफेक्ट आर डन एट द सेम टाइम। यानी क्रॉस सेक्शन की बात है तो जहां भी क्रॉस सेक्शन की बात होगी आपने ये जरूर करना है कि उसका एक्सपोजर और उसका इफेक्ट जो है आपने वन टाइम ही लेना है। सही है, आगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है क्रॉस सेक्शन स्टडी के। एडवांटेजेस देख लेते हैं पहले। एडवांटेजेस है क्विक एंड चीप। ठीक है, ये तो आपको भी पता है कि फौरी तौर पे हमें डाटा गैदर हो जाता है एट ए ग्लांस, ऊपर से हम एक कवर उतारते हैं और देख लेते हैं। Can elucidate various exposure as a first step in investigate cause repeated measure can depict trend data useful in assessing the healthcare needs। ठीक है, हम लोग मेजरमेंट्स को रिपीट करके उसको डेपिक्ट कर सकते हैं और ये जो है वो हेल्थ केयर के अंदर ये हमें काफी फायदा देती हैं चीजें। डिसएडवांटेज क्या है? नॉट पॉसिबल टू डिटरमिन इफ द एक्सपोजर प्रोसीडेड टू द आउटकम, टेम्पोरल रिलेशनशिप। यानी कि अगर तो आपका जो, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है ये स्टडी इन सिचुएशंस के अंदर कि जहाँ पे आपका एक्सपोजर प्रोसीड करता है। ठीक है, यानी कि जो आपका करंट फिनोमिना है, अगर करंट फिनोमिने की एसोसिएशन आपकी पिछले फिनोमिने के साथ मिलना शुरू कर दे तो आपने क्रॉस सेक्शन में तो देखना ही सिर्फ एक सेक्शन ऊपर का काट के प्रेजेंट सेक्शन है, वंस एट ए टाइम देखना है आपने। तो अगर उसकी एसोसिएशन पिछले हुए किसी वाक्य के साथ या पिछले किए हुए किसी वेरिएबल्स के साथ मिल रही है तो फिर वो क्या हो जाएगी, हम लोग बाइस्ड हो जाएंगे, हम कहेंगे कि पहले ऐसे हुआ तो अब भी ऐसा हो सकता है। ये इसका एक डिसएडवांटेज है। आगे आगे है कोहॉर्ट स्टडीज। कोहॉर्ट स्टडीज जो है वो प्रोस्पेक्टिव होती हैं, फॉलो अप स्टडी। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है कि कॉज जो है और उसका इफेक्ट वो आगे की तरफ देखा जाता है, प्रोस्पेक्ट होता है। पहले हम क्या कहते हैं, इंटरवेंशन देते हैं और इंटरवेंशन देने के बाद हम उसका क्या चेक करते हैं, उसका इफेक्ट चेक करते हैं फॉलो अप के थ्रू। एम्स एट डिटर्मिंग रिस्क फैक्टर्स फॉर डिजीज या आउटकम। ठीक है, एम क्या है हमारा, डिटर्मिन करना रिस्क फैक्टर कि कोई भी बीमारी और उसकी वजह से आने वाले नताइज जो है उसके लिए कौन से अवामिल जो है वो असर रखते हैं या कौन से अवामिल जिम्मेदार हैं। तो इस स्टडी का मकसद ये होता है कि रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई करना फॉर द डिजीज एंड आउटकम। एट द स्टार्ट आइडेंटिफाई टू ग्रुप्स। हम दो ग्रुप्स को कर लेते हैं, एक्सपोज्ड एंड नॉन एक्सपोज्ड। एक्सपोज्ड का क्या मतलब है, विद एक्सपोजर टू ए रिस्क फैक्टर, जिनका उन अवामिल के साथ सामना हुआ होता है, और विदाउट एक्सपोजर जिनका उन अवामिल के साथ सामना नहीं हुआ होता। ठीक है, बोथ ग्रुप्स हैव नॉट डेवलप्ड द डिजीज या आउटकम एट द स्टार्ट। और दोनों ग्रुप्स जो हमने सिलेक्ट किए हैं कि जिनका सामना उन खतरनाक अवामिल के साथ हुआ है और एक जिसका नहीं हुआ, उन सबको हमने क्या कर दिया, उन सब के अंदर ये कंफर्म कर लेना है कि अवामिल मौजूद है लेकिन डिजीज मौजूद नहीं है। ठीक है, फिर दोनों को हमने क्या करना है, फॉलो करना है ओवर द टाइम। कुछ गुजरने के बाद, कुछ टाइम गुजरने के बाद देखना है हमने
कि उनके अंदर क्या इफेक्ट आ रहा है, क्या नई चेंजेस आ रही हैं, उनमें जिनमें रिस्क फैक्टर है और उनमें जिनमें रिस्क फैक्टर मौजूद नहीं है। एट द एंड एनालाइज डिजीज या आउटकम अक्रंस इन बोथ ग्रुप्स एंड कंपेयर। फिर एट द एंड हम क्या करेंगे कि एनालिसिस करेंगे डिजीज का, आउटकम्स का उन दोनों ग्रुप्स के अंदर, और फिर कंपैरिजन में बात आ जाए। फिर हम कंपेयर करेंगे कि क्या फायदा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले ये देखें डिजाइन ऑफ कोहॉर्ट स्टडी। ये टाइम है, टाइम आगे की तरफ जा रहा है, इंक्वायरी भी आगे की तरफ जा रही है। ये आपकी पॉपुलेशन है, नॉन डिजीज्ड पीपल। यहाँ पे लोगों को फिर मैं बता रही हूँ बीमारी नहीं होनी चाहिए, बीमारी नहीं है। ठीक है, एक एक्सपोज्ड हो गई, एक एक्सपोज नहीं हुई। अब जो एक्सपोज्ड है उसमें भी एक ऐसा ग्रुप है जिनको डिजीज हो जाएगी आगे, और एक ऐसा ग्रुप है जिनको डिजीज नहीं होगी। नॉन एक्सपोज में भी एक ऐसा ग्रुप बन जाएगा कि जिनको डिजीज होगी, और एक ऐसा ग्रुप बन जाएगा कि जिनको डिजीज नहीं होगी। Exposed and non-exposed group must be comparable in all factors that may be related to the disease except for the exposure। ठीक है ना, यानी कि एक्सपोज्ड और जो नॉन एक्सपोज्ड ग्रुप है वो दोनों के दोनों आपके लिए कंपेरेबल है, और उनके अंदर सारे के सारे फैक्टर्स जो है वो कहता है तकरीबन के सेम है और रिलेटेड है टू द डिजीज के, सिवाय इसके एक एक्सपोजर के। एक्सपोजर मतलब क्या कि एक एक्सपोज्ड है और एक एक्सपोज नहीं है। सिर्फ एक्सपोजर वाला फैक्टर जो है वो दोनों के अंदर जो है वो डिफरेंस है, डिफरेंस लेके आ रहा है। ठीक है, अपना नेट क्लियर करो, नेट को फ्रेश करो। ठीक है, उसके बाद नीड टू गेट कंप्लीट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सपोजर एंड आउटकम फॉर ऑल इंडिविजुअल्स। ठीक है, हमें क्या है कि हमने कंप्लीट करनी है उसकी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन को, एक्सपोजर एंड आउटकम फॉर ऑल इंडिविजुअल, तमाम इंडिविजुअल्स की, जो एक्सपोज है जो नॉन एक्सपोज है, दोनों की। सही है, आगे आ जाता है एनालिसिस ऑफ कोहॉर्ट स्टडी। अब बात आ गई एनालिसिस के ऊपर। कंपेयर करना है इंसिडेंस ऑफ द डिजीज अमंग एक्सपोज टू नॉन एक्सपोज ग्रुप। प्रेवलेंस होती है जब आपके पास पुराने और नए केसेस दोनों आते हैं। याद रखें, इंसिडेंस वो होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम न्यू केसेस को लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम न्यू केसेस को लेते हैं। सो एनालिसिस जब करेंगे कोहॉर्ट स्टडी का, तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम इसका इंसिडेंस देखेंगे एक्सपोज्ड पीपल का और नॉन एक्सपोज्ड पीपल का, दोनों का। ठीक है, आगे है कम्युलेटिव इंसिडेंस और इंसिडेंस रेट। कम्युलेटिव होता है जमा करना, एड ऑन होना। ठीक है, तो कम्युलेटिव इंसिडेंस क्या होता है, कैलकुलेट रिलेटिव रिस्क कॉमनली। याद रखें, जितनी भी कोहॉर्ट स्टडीज है उसके अंदर आर फाइंड आउट किया जाता है, रिलेटिव रिस्क निकाला जाता है, बोथ अमंग एक्सपोज्ड एंड नॉन एक्सपोज। इसका एक अपना फार्मूला होता है, वो अभी आपको इस लेवल पे याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना याद रखें कि कोहॉर्ट स्टडी के अंदर जो है वो रिलेटिव रिस्क हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इंसिडेंस रेट कहता है कैलकुलेट इंसिडेंस रेट रेशियो व्हेन परसेंट टाइम ऑफ फॉलो अप इज नॉन। इंसिडेंस मैंने आपको पहले बता दिया है कि न्यू केसेस का अपीयर होना इंसिडेंस रेट कहलाता है उस डिजीज के अगेंस्ट। आगे आगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है, अलाउज डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ इंसिडेंस ऑफ द डिजीज, मल्टीपल इफेक्ट्स ऑफ द सिंगल एक्सपोजर कैन बी एग्जामिन्ड, can elucidate temporal relationship between exposure and disease, is of value when exposure is rare, minimize bias in assertment of the exposure। जाहिर सी बात है, कोहॉर्ट का हमें क्या फायदा है कि हम लोग इंसिडेंस निकाल सकते हैं, न्यू केसेस फौरन से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सपोजर के अलावा जितने भी मल्टीपल इफेक्ट्स आते हैं उनको हम इजीली मेजर कर लेते हैं, और कौन कौन से इफेक्ट हैं जो कि इस डिजीज के होने में टेक पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, साथ में हम क्या करते हैं कोहॉर्ट स्टडी के अंदर, हम आगे की तरफ तो जाते जाते हम पीछे वाली भी अगर कोई स्टोरी इस तरह से डिजीज हुई हो तो उसका भी पैटर्न साथ में कंपैरिजन के लिए रख लेते हैं, यानी टेम्पोरल रिलेशनशिप देख लेते हैं। टेम्पोरल रिलेशनशिप में यही है ना कि आप प्रीवियस स्टडी जो है, जो प्रेसिडिंग स्टडीज है और प्रेसिडिंग वेरिएबल्स जो मौजूद थे, जो कभी इस किस्म की स्टडी हुई थी, आप उसको कंपैरिजन में ला सकते हैं। ठीक है, ये फायदा होता है। और आपकी बायसनेस मिनिमम होती है। बायसनेस क्यों मिनिमम होती है, क्योंकि आप सबसे पहले आगे की तरफ काम करते हैं। ठीक है, कोहॉर्ट स्टडी के अंदर आप फॉलो अप के लिए लोगों को बुलाते हैं, ये नहीं कि पहले से मौजूद रिजल्ट्स को ही उठा के आपने एक नई स्टडी कर देते हैं। हाँ, आप उसको कंपैरिजन के लिए रख सकते हैं, लेकिन फायदा ये है कि आप उसको फॉलो अप के लिए बुलाते हैं, जिससे कि बायसनेस कम हो जाती है। ठीक है, बायस नहीं होता बंदा। हाँ, डिसएडवांटेजेस में यह है कि टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपेंसिव है, पैसा चाहिए होता है, टाइम चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है। इनएफिशिएंट इन इवेल्युएटिंग रेयर डिजीजेस। ठीक है, और ये आम नजला जुकाम खांसी के लिए ये अच्छी नहीं है, बल्कि अगर आपने कैंसर
जैसे डिजीजेस की कोहॉर्ट निकालना है तो आप उसका बनाएं। लॉस टू फॉलो अप इफेक्ट्स वैलिडिटी ऑफ रिजल्ट, ठीक है। और पेशेंट जो हम इनरोल करते हैं इस किस्म की बड़ी बीमारियों के लिए, वो सम टाइम नहीं भी आना चाहते, तो जिसकी वजह से लॉस टू फॉलो अप हो जाता है, और लॉस टू फॉलो अप होने की वजह से क्या होता है कि रिजल्ट्स की वैलिडिटी पे असर आ जाता है। आगे आगे केस एंड कंट्रोल स्टडी, ये रिट्रोस्पेक्टिव होती है। कोहॉर्ट जो होती है वो प्रोस्पेक्टिव होती है, वो आगे की तरफ चलती है, फॉलो अप चलता है, और उसमें हम रिलेटिव रिस्क निकालते हैं और इंसिडेंस रेट निकालते हैं, यानी न्यू केसेस। केस कंट्रोल स्टडी रिट्रोस्पेक्टिव होती है। रिट्रोस्पेक्टिव होता है पीछे की तरफ जाना, प्रोस्पेक्टिव होता है आगे की तरफ जाना। ओके, एम एट डिटर्मिंग रिस्क फैक्टर फॉर डिजीज एंड आउटकम, एम दोनों का सेम है कि रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई करना। एट द स्टार्ट आइडेंटिफाई टू ग्रुप्स विद डिजीज आउटकम केसेस एंड विदाउट डिजीज का आउटकम कंट्रोल, ठीक है। उसमें भी क्या था, उसमें भी यही था ना कि दो तरह के थे, एक्सपोज था और नॉन एक्सपोज था, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें जो दो ग्रुप हमने बनाया है उसमें वो होंगे जो कि डिजीज के साथ होंगे और एक वो होंगे जो कि विदाउट डिजीज होंगे। जो डिजीज के साथ होंगे उनको केसेस का नाम दिया है, जो विदाउट डिजीज है उनको कंट्रोल्स का नाम दिया गया। हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर टू रिस्क फैक्टर इज इंक्वायर्ड, ठीक है। अब रिस्क फैक्टर से कैसे वो पर्टिकुलर पर्सन या ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है उसकी इंक्वायरी करना बहुत लाजमी है। एट द एंड एनालाइज एक्सपोजर टू ए रिस्क फैक्टर इन बोथ ग्रुप्स एंड कंपेयर, और एट द एंड फिर यही एक्सपोजर के किस तरह से हिस्ट्री में जो पता चला कि एक्सपोजर हुआ दोनों ग्रुप्स को, जो कि केसेस थे और कंट्रोल थे, उनको आइडेंटिफाई किया और एट द एंड उनके अंदर हमने कंपैरिजन कर लिया कि क्या हुआ। क्या देखें, केस कंट्रोल स्टडी, ये टाइम है, ये इंक्वायरी है, ये टाइम इधर को जा रहा है, ठीक है, स्टार्ट हुई है, लेकिन क्योंकि ये रिट्रोस्पेक्टिव है तो हम इंक्वायरी पिछली तरफ बैक डेट्स में जाके पिछले लोगों से करेंगे जो स्टडीज हुई हुई है, ठीक है, ये उस सूरत में करेंगे। तो अब हम टाइम इधर की तरफ जा रहा है और आप इंक्वायर क्या करते हो, इंक्वायरी पीछे की तरफ लेके चलते हो, यानी कि बैक डेट्स में करते हो। ये आपकी आ गई पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में मैंने आपको जैसे कि बताया कि दो ग्रुप्स में हमने कन्वर्ट करना है, एक केस होता है, एक कंट्रोल होता है। केस में भी फर्दर वो होते हैं जो कि जिनको बीमारी होती है डिजीज प्रेजेंट और जिनमें डिजीज नॉट प्रेजेंट। इसी तरह कंट्रोल में भी जिनमें डिजीज प्रेजेंट और जिनमें डिजीज नॉट प्रेजेंट। Design of the case control study. Controls should be representative of the population from which the cases are recruited. यानी कंट्रोल आपने ये नहीं कि बाहर से हेल्दी पेशेंट ले लेने हैं, नहीं, बल्कि आपने उसी पॉपुलेशन में से कंट्रोल भी उठाने हैं जो कि जहां से आपने केसेस उठाए हैं, जो जिनका एक्सपोजर उनसे हुआ है लेकिन वो बजाहिर हेल्दी है। ये नहीं कि कंट्रोल बिल्कुल आपने एक अलहदा ग्रुप सिलेक्ट कर लिया है, हेल्दी को हम कंट्रोल कहेंगे लेकिन होगा उसी पॉपुलेशन का पार्ट। केसेस एंड कंट्रोल मस्ट बी कंपेरेबल इन ऑल फैक्टर्स दैट मे बी रिलेटेड टू द डिजीज एक्सेप्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ द डिजीज। वही बात आ गई ना कि केसेस और कंट्रोल कंपेरेबल होंगे इन ऑल फैक्टर, लेकिन बस फर्क ये होगा कि एक में डिजीज होगी और एक में डिजीज डेवलप नहीं हुई होगी। कंट्रोल्स कैन बी चूजन टू मैच केसेस फॉर सर्टन इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स, सही है। कंट्रोल आप चूज कर सकते हैं फॉर सर्टन वेरिएबल के लिए, जैसे कि एज एक वेरिएबल है, जेंडर एक वेरिएबल है, ठीक है। मेथड आपका क्या है, केस कंट्रोल डिजाइन है। इफ मैचिंग नॉट डन, अनमैच केस कंट्रोल डिजाइन मोर कॉमन। बाजुकात मैच्ड ग्रुप हमें नहीं भी मिलते तो हम ज्यादातर जो है वो अनमैच केस कंट्रोल डिजाइन की तरफ जाते हैं, मैच केस कंट्रोल डिजाइन की तरफ नहीं जाते। नीड टू गेट कंप्लीट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सपोजर्स फॉर ऑल इंडिविजुअल्स, ठीक है। हमें जितने भी इंडिविजुअल उनकी की सारी इंफॉर्मेशन के बारे में, उनके एक्सपोजर के बारे में जानना जरूरी है। कंट्रोल डॉट केस रेशियो,
consider cost availability of the cases, usually ratio of 1:1 up to 4:1. Beyond that, no added advantage for the power of the study. यानी कि इसमें वो ये कह रहा है कि जो केस और कंट्रोल की रेशियो है वो 1:1 तक होनी चाहिए और अप टू 4:1 तक जा सकती है। अगर इससे ऊपर जाएगा तो स्टडी करने का फायदा नहीं है, स्टडी की पावर जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, लिहाजा आपने ये इकाई याद रखनी है। एनालिसिस ऑफ केस कंट्रोल स्टडी कैसे होता है? कैलकुलेट्स ऑड्स रेशियो। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल में हम क्या कर रहे थे, उसमें हम रिलेटिव रिस्क निकाल रहे थे। कोहॉर्ट स्टडी के अंदर, कोहॉर्ट स्टडी में हम क्या कर रहे थे, क्रॉस सेक्शनल कोहॉर्ट में रिलेटिव रिस्क निकाल रहे थे ना आप। लेकिन जो आपकी ये स्टडी है केस कंट्रोल है, इसमें आप क्या निकालते हो, इसमें आप ऑड्स रेशियो निकालते हो। सही है, आप कंपेयर करते हो एक्सपोजर ऑफ डिजीज को अमंग केसेस टू द कंट्रोल्स। Advantages: relatively quick and inexpensive, suitable for rare diseases, can evaluate effect of multiple exposure, is of value for disease with long latent periods। ठीक है, फायदा क्या है कि इतनी सस्ती, मतलब सस्ती है, ज्यादा पैसा नहीं लगता, टाइम नहीं लगता, एनर्जी नहीं लगती, और हम एक से ज्यादा जो वेरिएबल्स हैं उनको भी इसके अंदर डिस्कस कर लेते हैं। और जो मेन फायदा ये है कि हमने इनको बैक डेट्स में जाके, पुराने द्वार में जाके इसका हम इफेक्ट चेक कर सकते हैं नए आने वाले रिजल्ट्स का। एडवांटेज क्या है कि इन एफिशिएंट इन एवेल्युएशन रेयर एक्सपोजर। अब जो एक्सपोजर बड़ा हुआ ही बड़ा कम है उसके लिए तो ये डिसएडवांटेजेस है ना, क्योंकि ये ऐसी स्टडी है जिसमें हमने एक तो रिट्रोस्पेक्टिव बैक पे जाके चीजों को कंपेयर करना है, बैक में हुई डिजीजेस को। तो जो एक्सपोजर ही कम हुआ होगा उसको हम कैसे कर सकते हैं, उस इफेक्ट को कैसे चेक कर सकते हैं। टेम्पोरल रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपोजर एंड डिजीज डिफिकल्ट टू असर्टेन। टेम्पोरल रिलेशनशिप भी नहीं बना सकते, प्रॉन टू रिकॉल बाइस, और हम लोग बाइस भी हो सकते हैं कि ऐसा पहले हुआ था तो ऐसा बाद में भी हो सकता है। तो ये थी आपकी सारी की सारी नॉन इंटरवेंशनल स्टडीज के जिसमें क्या है कि रिसर्चर के हाथ में नहीं होता चीजों को चेंज करना, लेकिन इंटरवेंशनल स्टडीज के अंदर क्या होता है, रिसर्चर के हाथ में होता है कि वो मैनिपुलेट कर सकता है। यहां तक कोई कंफ्यूजन नॉन इंटरवेंशनल स्टडीज में तो मुझसे पूछ सकते हैं, फिर मैं इंटरवेंशनल स्टडीज स्टार्ट करवाती हूँ। नॉन इंटरवेंशनल के अंदर अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, देन मैं आगे इंटरवेंशनल स्टार्ट कराती हूँ। नॉन इंटरवेंशनल में आपने कौन कौन सी स्टडीज पढ़ी हैं? कोहॉर्ट पढ़ी है, और आपने क्या पढ़ा है, केस कंट्रोल पढ़ा है। ठीक है, कोहॉर्ट क्रॉस सेक्शन के अंदर आप क्या निकालते हैं, आप रिलेटिव रिस्क निकालते हैं, वो एक्सपोज्ड एंड नॉन एक्सपोज्ड है। जबकि केस कंट्रोल के अंदर आप रिलेटिव रिस्क निकालते हैं, और केस कंट्रोल के अंदर आप मेजरमेंट जो करते हैं वेरिएबल्स की दो ग्रुप्स के दरमियान में, वो रिलेटिव रिस्क से करते हैं। ओके, इंटरवेंशनल स्टडीज। इंटरवेंशनल स्टडीज में वो ये कहता है, बेटा केस कंट्रोल में हम डिजीज और नॉन डिजीज होता है। केस कंट्रोल में एक्सपोज नॉन एक्सपोज से आगे फर्दर डिजीज डेवलप्ड और डिजीज नॉट डेवलप्ड, इस चीज को देखेंगे। ओके, इंटरवेंशनल स्टडीज में वो कहता है टू मेन टाइप्स होती हैं, एक्सपेरिमेंटल, जिसे क्लासिकल एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, और क्वाजी एक्सपेरिमेंटल बोलते हैं। एक्सपेरिमेंटल में जो है वो क्लासिकल एक्सपेरिमेंटल और क्वाजी एक्सपेरिमेंटल। क्लासिकल से मुराद ये कि टिपिकल, जिसमें आप वाकई लेबोरेटरी के अंदर जाके कोई तजर्बा करते हो और कोई लैब में चीज नहीं लगाते हो। जिस मिसाल के तौर पे
अक्सर वेटनरी मेडिसिन के अंदर चूहों के ऊपर जो है वो दवाइयां ट्राई की जाती हैं और फिर ह्यूमन के अंदर ट्रायल्स लेके आए जाते हैं। कभी भी कोई भी नई मेडिसिन, कोई भी नया प्रोसीजर एकदम ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर नहीं इंट्रोड्यूस करवाया जाता। इस किस्म की स्टडीज कहलाती हैं इंटरवेंशनल स्टडीज, यानी कि आप कोई भी किसी भी दवाई से, किसी भी बिहेवियर से, किसी भी तरीके से आप ह्यूमन पॉपुलेशन को जब इंटरवीन करना चाह रहे होते हो, उसको कोई नई थेरेपी देना चाह रहे होते हो, तो पहले आप तजर्बा करते हो कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर लेबोरेटरी में नॉन ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर, ठीक है। तो वो कहलाता है क्लासिकल एक्सपेरिमेंट। और दूसरा आपका आता है क्वाजी एक्सपेरिमेंटल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, सबसे पहले आ गई मैनिपुलेशन, यानी कि आप उसके अंदर चेंज कर सकते हो, रिसर्चर के हाथ में होता है। समथिंग इज डन टू वन ग्रुप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ठीक है, यानी कि जिसमें आप चेंज कर सकते हैं वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में आता है। प्रेजेंस ऑफ कंट्रोल ग्रुप, नो मैनिपुलेशन डन, सही है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, जाहिर है एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो इसमें चेंज आपके हाथ में है। कंट्रोल ग्रुप तो है ही नॉर्मल, उसके अंदर आप चेंज कर भी नहीं सकते। फिर आ जाती है रैंडमाइजेशन। रैंडमाइजेशन क्या होता है कि इसमें आता है असाइनमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स टू एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप इज डन रैंडमली, यानी कि रैंडमाइजेशन इज अ प्रोसेस, एक वो प्रोसेस है जिसमें आप इंडिविजुअल्स की असाइनमेंट करते हैं इनटू टू ग्रुप्स, एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप, बट इन रैंडम फैशन, लेकिन रैंडम फैशन के अंदर। इंडिविजुअल्स को बस आपने कैटेगराइज कर देना दो ग्रुप्स के अंदर, जो कि ऊपर भी आपने पढ़ा है कि वो एक आपका क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल होता है, एक कंट्रोल होता है, लेकिन रैंडम फैशन में। ये नहीं कि जिसको मेरा दिल चाहेगा मैं उसको कंट्रोल में डाल दूंगी, जिसको मेरा दिल नहीं चाहेगा मैं उसको उसमें डाल दूंगी, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में डाल दूंगी। इसकी बेस्ट एग्जांपल उसने बताई है रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, ठीक है, गोल्ड स्टैंडर्ड होते हैं ये आरसीटी। आगे देखें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वाजी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। क्वाजी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, मैनिपुलेशन, इसमें भी आप कर सकते हैं मैनिपुलेशन। प्रीवियसली अगर आप देखें तो आप एक्सपेरिमेंटल में भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें प्रेजेंस ऑफ कंट्रोल ग्रुप है और रैंडमाइजेशन है। इसमें देखते हैं कि क्या क्या है। इसमें आपके पास कंट्रोल ग्रुप और रैंडमाइजेशन मिसिंग है, यानी कि नहीं है। ना तो आपका कंट्रोल ग्रुप बनता है, ना ही आप क्या करते हो कि इंडिविजुअल्स को दो ग्रुप कंट्रोल और उसमें कन्वर्ट करते हो एक्सपेरिमेंटल के अंदर, रैंडमली, रैंडम फैशन के अंदर। ज्यादातर कम्युनिटी ट्रायल जो होते हैं वो क्वाजी एक्सपेरिमेंटल के अंदर आ जाते हैं। यानी कि फिर डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस यही हुआ ना कि रैंडमाइजेशन नहीं होता और कंट्रोल ग्रुप नहीं होता, सिर्फ मैनिपुलेशन होती है, रिसर्चर के हाथ में होती है रिसर्च। डिजाइन ऑफ रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल का डिजाइन देखें, ये जनरल पॉपुलेशन आ गई। जनरल पॉपुलेशन में से आपने स्टडी पॉपुलेशन निकाली। स्टडी पॉपुलेशन में आपने दो ग्रुप बना दिए, ठीक है, एक को एक्सपेरिमेंटल, एक को कंट्रोल, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कंट्रोल ग्रुप बना दिया। उसके बाद रैंडम फैशन के अंदर आपने इनको वो असाइनमेंट दे दी और फिर उनको क्या किया, फॉलोअप के लिए बुलाया और रिजल्ट्स को एनालाइज किया, ठीक है। सबसे पहले आपके पास जनरल पॉपुलेशन है, मेन फॉर्मूला, फिर स्टडी पॉपुलेशन है, फिर रैंडमाइजेशन है, फिर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप एंड फॉलोअप एनालिसिस। उसके बाद देखें डिजाइन ऑफ रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल 2। रैंडमाइजेशन इंश्योर्स दैट चांस alone determines which individuals become experimental group and which one become control group. रैंडमाइजेशन ये इंश्योर करती है कि चांस अलोन, अकेला चांस है सिर्फ और सिर्फ, कि हमें नहीं पता कि किसको, कौन सा बंदा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जाएगा, कौन सा कंट्रोल में जाएगा। thus making the group comparable in most accepts that may be related to the outcome। लिहाजा इसलिए हम थोड़े मुतमिन होते हैं कि हमने बाइसनेस नहीं दिखाई होती। बाइसनेस ये होता है कि अपनी मर्जी से ऑब्जेक्ट या चीजों को एलोकेट कर देना, ऐसा नहीं होता, बल्कि रैंडम फैशन के अंदर हम इंडिविजुअल्स को दो ग्रुप के अंदर कैटेगराइज करते हैं ना, इसलिए हम सेटिस्फाइड होते हैं कि किसी भी किस्म की कोई चीटिंग नहीं हुई, कोई बाइसनेस नहीं आई। डिजाइन प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ द इफेक्ट ऑफ द इंटरवेंशन। अब ये जो डिजाइन है ये प्रोवाइड करता है स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ द इफेक्ट ऑफ द इंटरवेंशन, जिसे कि गोल्ड स्टैंडर्ड कहते हैं, ठीक है। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हमेशा गोल्ड स्टैंडर्ड होते हैं क्योंकि उनका स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है। स्टडी पार्टिसिपेंट्स आर ब्लाइंडेड अबाउट द इंटरवेंशन, सिंगल ब्लाइंडेड, ठीक है, मतलब सिंगल ब्लाइंडेड भी होती है, डबल भी होती है, ट्रिपल भी होती है, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते हैं कि क्या होती है। सिंगल ब्लाइंडेड स्टडी ये होती है कि जिसमें पार्टिसिपेंट्स को नहीं पता होता कि मैंने किस ग्रुप में जाना है, आइदर मैं कंट्रोल ग्रुप में हूँ, आइदर मैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हूँ, तो ये क्या होती है, ये सिंगल ब्लाइंड स्टडी है आपकी।
आगे है डबल ब्लाइंड। समटाइम्स बोथ स्टडी पार्टिसिपेंट एंड इन्वेस्टिगेटर्स आर ब्लाइंड अबाउट द इंटरवेंशन। अब पहले तो ये था कि पहले जो पार्टिसिपेंट जिन्होंने एलोकेट होना था उनको नहीं पता था कि हमने किस ग्रुप में जाना है, आइदर हमने कंट्रोल में जाना है और एक्सपेरिमेंटल में जाना है, ये थी सिंगल ब्लाइंडेड। डबल ब्लाइंडेड में ये है कि अब ना तो पार्टिसिपेंट्स को पता है और ना ही वो इन्वेस्टिगेटर जिसने इन्वेस्टिगेट करके बताना है कि रिजल्ट्स क्या निकले हैं, ठीक है, उसको भी नहीं पता कि कौन सा बंदा एक्सपेरिमेंटल में और कौन सा आपका उसमें कंट्रोल में है, ठीक है। एक थर्ड ब्लाइंड स्टडी भी होती है, थर्ड ट्रिपल ब्लाइंड भी होती है। ट्रिपल ब्लाइंड में ये होता है कि स्टडी पार्टिसिपेंट्स, इन्वेस्टिगेटर और रिसर्चर तीनों को नहीं पता होता कि कौन सा बंदा किस ग्रुप में गया है या मैंने कौन सी दवाई किसको दी है। आइदर वो जो दवाई मैंने दी है वो आइदर कंट्रोल ग्रुप वाले को गई है, जो मतलब दवाई मैंने दे दी है, या फिर वो उसको गई है एक्सपेरिमेंटल वाले को गई है, ठीक है। जो दवाई यानी कि मैं न्यू बना रहा हूं वो नहीं जानता रिसर्चर भी कि मैंने किस ग्रुप को एलोकेट कर दी। Ethical consideration in experimental studies carried out only if evidence suggests intervention is beneficial but uncertain of the effect। ठीक है, तो आरसीटीज जब भी आपने करनी है, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज जब भी कंडक्ट करनी है, तो किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। 1787 के अंदर जब आपका ये जो था साइंटिस्ट, इसने विटामिन सी पे किया, तो इसने क्या किया कि इसने वो जो बैरी मल्लाह थे, बैरी कजाक थे, जो वहां के चोर डाकू थे, उन्हीं को निशाना बना लिया बेचारों को, और उनके ऊपर इतना ज्यादा अनएथिकल किया। या पिछले दो अदवार में जब यूरोपियन ममालिक में जंगी होती थी और लोग पकड़े जाते थे एज ए कैदी, तो वो उनके जिस्म के हिस्सों के साथ और उनके साथ बड़ा अनएथिकल बिहेव करते थे फॉर द सेक ऑफ रिसर्च। तो फिर तब से जो है ना वो एक एथिकल कमेटी हर जगह पे बना दी गई है, जो कि इंसानों के ह्यूमन राइट्स का ख्याल करती है कि चाहे वो बंदा या बंदी कल्प्रिट है, लेकिन उसकी ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंग उसको रिसर्च पर्पस के लिए इस तरह से तकलीफ नहीं कभी भी दी जाएगी, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक रीजन टू नीड दिस थिंग कि एथिकल कंसिडरेशन जो है वो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। तजर्बे वाला तजर्बाती रिसर्च जिसपे आप कोई नई चीज निकाल रहे हो, नई चीज बना रहे हो, उसमें आपकी एथिक्स बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एविडेंस सजेस्ट इंटरवेंशन इज बेनिफिशियल बट अनसर्टन द इफेक्ट, मतलब वो फायदेमंद तो है लेकिन उससे किसी जानी नुकसान कोई नहीं है। नो सीरियस एडवर्स इफेक्ट्स टू द इंटरवेंशन ग्रुप, और वो ग्रुप जो कि इंटरवेंशन लेगा, जो कि दवाई लेगा, जो कि नई गोली को टेस्ट करने के लिए उस चीज को यूटिलाइज करेगा, खाएगा, या फिर वो साइकोथेरेपी करवाएगा, इससे उसका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा, ये आपने मेक श्योर करना है। और आपने लोगों से, उन पार्टिसिपेंट से साइन करवाना जरूरी है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना बहुत जरूरी है। एनालिसिस ऑफ इंटरवेंशन स्टडीज, अब एनालिसिस कहते हैं कंपैरिजन ऑफ आउटकम्स ऑफ इंटरेस्ट इन एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप। अब जो हमारी इंटरेस्ट का जो आउटकम है, जो हम चाह रहे हैं, हम उसको क्या करते हैं, अपने आउटकम ऑफ इंटरेस्ट को हम उसको कंपेयर कर लेते हैं एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप दोनों के अंदर। कंपैरिजन ऑफ बेसलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप, और हम कंपैरिजन करते हैं बेसलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स, बुनियादी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप के। आगे है चूजिंग अ स्टडी डिजाइन कंसिडरेशन, स्टडी डिजाइन कौन सा लगाना है। एथिकल इश्यूज, मिनिमल एथिकल कंसर्न, ये तो आपको मैंने भी बताया। रिसोर्सेज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हो सकते हैं, मिसाल के तौर पे किसी के पास पैसे ही नहीं है कि इतनी महंगी स्टडी करे, इतने रिसोर्सेज लगाए, या इसकी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं इजाजत देती। वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द रिजल्ट्स की वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को देखा जाता है। नेचर ऑफ टॉपिक को देखा जाता है कि टॉपिक किस नेचर का है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपके पास, बस यहाँ तक खत्म हो गया आपका, एंड दैट्स इट। अच्छा, अब नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज के अंदर कोई आपको कंफ्यूजन है तो मुझे प्लीज बताएं आप। एथिकल इश्यूज तो उसने इसीलिए कहा है ना कि मिनिमल एथिकल कंसर्न्स होते हैं, मतलब कि एथिकल इश्यूज कम से कम होने चाहिए, और वही स्टडी एक्सपेरिमेंटल के अंदर जो है वो कामयाब है, जो कि जो एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, और पार्टिसिपेंट्स ने हैंड राइटिंग साइन करके दिए हैं कि हमें कोई इतराज नहीं है, ठीक है। और रिसोर्सेज और एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज में मिसाल के तौर पे अगर आप शालामार के अंदर कोई रिसर्च करना चाहते हैं, तो शालामार की एडमिनिस्ट्रेशन ही आपको इस चीज की इजाजत नहीं देती कि आपने इंसानों के अंदर किसी भी किस्म की कोई इंटरवेंशन नहीं करनी।
या आप उनको ये बावर करवाने में कामयाब नहीं हो पाते कि मेरी इस इंटरवेंशन से किसी भी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं होगा, ठीक है, तो फिर आप ये रिसर्च नहीं कर सकते हैं। सही है। सो रिसोर्सेज होना भी जरूरी है अगर आपने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करनी है तो। उसके बाद उसकी वैलिडिटी और उसकी रिलायबिलिटी को भी चेक करना बहुत जरूरी है। और फिर नेचर ऑफ टॉपिक, मिसाल के तौर पे अगर आजकल के दौर में अगर आप कोविड रिलेटेड कोई रिसर्च करते हैं तो वो क्या है, वो पब्लिक के इंटरेस्ट की है, ठीक है, वो आपकी जो गवर्नमेंट है उसके इंटरेस्ट की है, जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, तो वो ज्यादा हाईलाइटेड होगी और आप पे उसको इनकरेज भी किया जाएगा। सही है। और दूसरा मैं आपको बताने लगी थी कि हमने दो, जो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है उसकी भी हमने दो टाइप पढ़ी, जिसमें कि उसने कहा क्वाजी एक्सपेरिमेंटल है एंड प्योर एक्सपेरिमेंटल है, जिसे क्लासिकल एक्सपेरिमेंटल बोलते हैं। ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस यही है कि जो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज है उसके फीचर्स यही है कि उसमें रैंडमाइजेशन आ जाती है, उसमें मैनिपुलेशन आ जाती है, और उसमें प्रेजेंस ऑफ कंट्रोल ग्रुप होता है। मैनिपुलेशन क्या होती है? मैनिपुलेशन ये चीज होती है कि जब हम एक ग्रुप, मतलब रिसर्चर के हाथ में होता है कि वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर किसी भी किस्म की चेंज कर सकता है। और प्रेजेंस ऑफ कंट्रोल ग्रुप का मतलब ये है कि कंट्रोल्ड है, वो उसके ऊपर किसी का कंट्रोल है, लिहाजा रिसर्चर के हाथ में नहीं है कि वो उसके अंदर किसी भी किस्म की कोई मैनिपुलेशन करे या चेंज करे। रैंडमाइजेशन का फिनोमेना बहुत इंपॉर्टेंट है। रैंडमाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच participants are divided into two comparison group, that's why experimental and control group, and in a random fashion। रैंडम फैशन के अंदर जब आप पार्टिसिपेंट्स को दो ग्रुप के अंदर डिवाइड करते हैं तो वो रैंडमाइजेशन कहलाता है। और बेस्ट एग्जांपल उसने उसकी कही है रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड है। सही है। क्वाजी एक्सपेरिमेंटल लिटिल बिट एक्सपेरिमेंटल से इसलिए डिफरेंट है कि क्वाजी एक्सपेरिमेंटल में कोई भी आपके पास मैनिपुलेशन नहीं होती, आप रिसर्चर के हाथ में नहीं होता कि वो मैनिपुलेट कर सके। दूसरा, उसमें कंट्रोल ग्रुप नहीं होता और रैंडमाइजेशन नहीं होती। और ज्यादातर जो कम्युनिटी ट्रायल्स हैं, किसमें? एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में। हाँ जी बिल्कुल, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है। मतलब मिसाल के तौर पे अगर आप कोई ट्रायल करना चाह रहे हो, ठीक है, किसी खास किस्म के पॉपुलेशन के ऊपर, एड्स की पॉपुलेशन पे, पोलियो की पॉपुलेशन पे, HIV की पॉपुलेशन पे, या फिर कोविड की पॉपुलेशन में, तो ट्रायल तो बड़े लेवल पे होते हैं ना, बड़े बड़े लेवल्स पे होते हैं। और वो जो कंसर्न प्रोग्राम का जो भी डायरेक्टर है, जैसे एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का है, पोलियो का है, उनसे आपको इजाजत लेना, हेल्थ सेक्रेटरी से इजाजत लेना जरूरी होता है, क्योंकि आप एक नई इंटरवेंशन लॉन्च करवा रहे हो ना, क्योंकि आपने चैलेंज किया उनको कि मौजूदा दवाई से ज्यादा अच्छी दवाई मैं बना रही हूँ या बना रहा हूँ, ठीक है, मुझे इस चीज की इजाजत दी जाए। और साथ ही साथ ये कि इससे ह्यूमन पॉपुलेशन को कोई नुकसान नहीं होगा, इस चीज की मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। कंसेंट लिख के देना है आपने। फिर जिन लोगों पे आपने तजर्बा करना होता है, उन लोगों से आपको कंसेंट लेना होता है, उनको समटाइम आपको कुछ इंटरेस्ट पे करना होता है, कि कोई इंश्योरेंस करनी होती है, कि मिसाल के तौर पे अगर आपको कुछ हो जाता है ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट तो इसकी इंश्योरेंस आपको इतनी मिलेगी। बास कुछ होते हैं इस किस्म के जो वॉलेंटरीली एक्सपेरिमेंट का रोल बन जाते हैं और फिर वो करवाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट को जो है वो ऑटोमेटिकली पता चल जाता है जब आप किसी कंसर्न प्रोग्राम के डायरेक्टर से जाके इजाजत लेके आते हैं। तो सो गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व इन अदर सेंस वी कैन से। उसके बाद हम बात क्या कर रहे थे? हम बात कर रहे थे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, वो भी हो गया। उसके बाद हम ये कह रहे थे कि हमने इसकी ब्लाइंडिंग की टाइप पढ़ी। ब्लाइंडिंग का क्या मतलब होता है? ब्लाइंड बेसिकली उर्फ आम में कहते हैं अंधे को। तो ब्लाइंडिंग ये होती है कि ये रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल इस किस्म का डिजाइन होता है, सिंगल ब्लाइंड भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। सिंगल ब्लाइंडेड में सिर्फ और सिर्फ पार्टिसिपेंट्स को, स्टडी पार्टिसिपेंट्स को नहीं पता होता कि मुझे कौन सी दवाई दी जा रही है, मुझे पुरानी वाली दी जा रही है या मुझे नई वाली दी जा रही है जो इसका ट्रायल लेना है, ठीक है। और जो डबल ब्लाइंड स्टडी होती है, डबल ब्लाइंड स्टडी में क्या होता है कि इसमें स्टडी पार्टिसिपेंट और जिसने इन्वेस्टिगेट करना है, उन दोनों को नहीं पता होता कि हम जो दवाई दे रहे हैं वो हम कंट्रोल ग्रुप को दे रहे हैं, क्या कहते हैं, या फिर हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को दे रहे हैं। और फिर जो कंट्रोल ग्रुप को भी दे रहे हैं वो पुरानी वाली दे रहे हैं या नई वाली दे रहे हैं, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को भी जो दे रहे हैं वो पुरानी वाली दे रहे हैं कि नई वाली दे रहे हैं। ये चीजें नहीं पता होती, रैंडम फैशन के अंदर हमने ये चीज रखनी होती है, ठीक है। उसके बाद थर्ड
जो आपकी होती है ट्रिपल ब्लाइंड में रिसर्चर, पार्टिसिपेंट्स और इन्वेस्टिगेटर तीनों को नहीं पता होता। एथिक्स को मद्देनजर रखना मैंने जैसे बताया कि बहुत जरूरी है। अगर एथिक्स नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। आप किसी भी इंसान की जान को उसका मुहासा करके और उसको कह लें कि कुछ गलत इंटरेस्ट दे के कभी भी उसको रिसर्च का पार्ट नहीं बना सकते। ठीक है, यू शुड बी मेक श्योर कि वो पर्सन वॉलंटरली आ रहा है, आपने उसको रिसर्च के सारे प्रॉस एंड कॉन्स समझाए हैं कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और उसके बाद उसने विलिंग शो की है तो देन आप अलाओ। अदरवाइज आप लीगली भी प्रोटेक्टेड नहीं हो, जिसमें किस किस्म की एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में अगर किसी भी किस्म की कोई जानी नुकसान होता है तो। ठीक है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट आपने लिखवाना है, उसको सारी हकीकत से बालातर करके, सही है। और इंटरवेंशन आपने ये देखनी है कि वाकई इंटरवेंशन बेनिफिशियल है या जस्ट आपका वेस्टेज ऑफ मनी एंड वेस्टेज ऑफ टाइम है। क्योंकि आरसीटी गोल्ड स्टैंडर्ड है, एक्सपेंसिव है, हर बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता। ठीक है, हर बंदा आरसीटी नहीं कर सकता क्योंकि ये अफोर्डेबल ही नहीं है। इसमें अच्छा खासा मनी लगता है, एनर्जी लगती है, पैसा लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है ना, हर बंदा जा जाके ये नहीं कह सकता कि आप 10, अगर उसने 100 या 150 मरीज इनरोल किया है तो उन 150 मरीज इनरोल को दवाई भी अपने पास से दे, उनके टेस्ट भी अपने पास से कराए और उनको 20 दिन के बाद दोबारा फॉलोअप के लिए भी बुलाए। किसी के पास इतना टाइम नहीं है। सो आरसीटी बहुत सोच समझ के, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज बहुत सोच समझ के की जाती है। ठीक है, एनालिसिस मैंने आपको बताया था कि हम इसी चीज का करते हैं कि नई और पुरानी दवाई दोनों का एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप में हम इफेक्ट चेक करते हैं। ठीक है, और फिर उनका हम कंपैरिजन जनरेट करते हैं बेसलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। उसके बाद दूसरा ये मैंने आपको बताया था कि वही बात आ जाती है इसकी कॉन्सिडरेशंस में कि एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसोर्सेस, पैसा ही नहीं है, कैसे करनी है आरसीटी? पैसा होगा तो करोगे ना, या तो गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही है, रोनाल्ड वाली बात, या तो आपको गवर्नमेंट इतना पैसा स्पॉन्सर कर रही है या आपको एचईसी स्पॉन्सर कर रहा है, फिर आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, या आपको कंसर्न प्रोग्राम है, एड्स वाले हैं या पोलियो वाले हैं या हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम है, अगर वो आपको कर रहे हैं, फंडिंग दे रहे हैं तो आप कर सकते हो, अदरवाइज मुश्किल है। अगर वो कर भी दें, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन ही आपको इजाजत ना दे, आप न्यू हॉस्पिटल के हेपेटाइटिस के मरीजों पे करना चाह रहे हो, सर्विसेज के करना चाह रहे हो, पूल आप बढ़ाना चाह रहे हो, वहां का मेडिकल सुप्रिटेंडेंट या वहां का कोई ऐसा बंदा है एडमिनिस्ट्रेशन का जो आपको इजाजत ही ना दे, साइन ही ना करके दे कि मैं नहीं अलाउ करता कि तुम मेरे हॉस्पिटल के अंदर इस किस्म की रिसर्च करो। सो इट्स बिटर डिफिकल्ट थिंग बट अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द रिजल्ट्स एंड नेचर ऑफ द टॉपिक। ठीक है, एंड फॉर्चुनेटली मैं खुद भी आरसीटी कर रही हूँ, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल ही मैं कर रही हूँ, और मैं एड्स के पेशेंट पे कर रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको क्लास में भी बताया था। ठीक है, एंड ये टोटली नॉन फंडेड है, मुझे कोई फंड नहीं प्रोवाइड कर रहा, मैं खुद से सेल्फ फंडेड हूँ इस वक्त। ओके, एनी क्वेश्चन क्लास, प्लीज यू कैन आस्क।